सबसे पहले बात करेंगे शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ जारी एहतजाज की। शहरियत कानून के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर फिर से एहतजाज शुरू हो गया है। रोड के किनारे रस्सियों से घेराबंदी की गई है, जिसके अंदर लोग पुरअमन तरीके से खड़े हैं। दिल्ली में राजघाट पर शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। मजलिस मशावरत के सदर नवीद हामिद साथियों के साथ एहतजाज कर रहे हैं। समाजी कारकुनान, माहिरीन तालीम भी इस एहतजाज में शामिल हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज भी दिल्ली के राजघाट के पास बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं और इस कानून के जो विरोध में अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के प्रेसिडेंट हैं। सर, जिस तरह से हम देखें, हामिद साहब, क्या आखिर क्यों ये इस कानून का विरोध? देखिए, कानून का विरोध जो है वो जो असॉल्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हमला हुआ है, उसके विरोध में है। ये हिंदू और मुसलमान का मसला बाद में है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मसला है। इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की समझ इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने जंग आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। जो जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वही तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठे थे। उन्हें मालूम था कि भारत को, आने वाले भारत को भविष्य में कैसा संविधान चाहिए होगा। उनके खिलाफ एक ये ऐलान जंग है। बेसिकली जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके खिलाफ ऐलान, ये बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ ऐलान जंग है। ये उनकी कुर्बानियों के खिलाफ ऐलान जंग है। उनको कुर्बानियों को खत्म करने का पूरा प्रोसेस है, जिन्होंने भारत को एक संयुक्त भारत का, एक मजबूत भारत का सपना देखा था। मेरा सवाल सरकार से सीधा ये है कि आप 40 करोड़ परिवारों को क्यों लाइन में खड़ा करना चाहते हैं? जिस तरह से अभी आपने सुना कि ये प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं ये जो कानून है वो विभाजनकारी है, शांति जो है वो बिगाड़ने वाला है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये जो है अराजकता को फैलाने के लिए है। कई और भी ऐसे यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि एक महिला भी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आज राजघाट में आप लोग आए हैं, वजह क्या है? सर, हम इस जो कानून इन्होंने पास किया है गवर्नमेंट ने, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान ही रहे, वो एक संघी मुल्क ना बने। ये एक गुलशन है जिसमें हर तरह के फूल खिलते हैं। वो चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि इसको एक कीचड़ का दलदल बना दें और इसमें सिर्फ कमल का फूल खिले, तो ऐसा हो नहीं सकता। बस आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है यहाँ मौजूद हैं और जो इस कानून है नागरिकता संशोधन कानून, उसको लेकर के लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी यहाँ पे, हालांकि संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है राजघाट में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहसिन। आखिर या जो सरकार बार बार कहती रही है, कई प्लेटफॉर्म में कह रही है कि ये जो नागरिकता संशोधन कानून है, कहीं ना कहीं जो मौजूदा देश के नागरिक हैं उनको किसी तरह का खतरा नहीं है, फिर ये प्रदर्शन क्यों? देखिए, खतरा जो है वो इस तरह से आता है कि जैसे अभी पीछे हजरत कह रहे थे कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास या तो दस्तावेज मौजूद नहीं है, या फिर बाढ़ वगैरह के अंदर ख़त्म हो गए, या फिर उनके नाम के अंदर डिस्क्रिपेंसीज है। यानी कि उनके फादर का नाम आधार कार्ड पे कुछ और लिखा हुआ है, वोटर आईडी कार्ड पे कुछ और लिखा हुआ है, उनके खुद के नाम के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। अब एनआरसी के अंदर हमने असम का एक्सपेरिमेंट देख लिया, इस बुनियाद पर फैमिलीज डिवाइड हो गई। तो बिल्कुल ऐसा समझिए कि जैसे जो इस चपेटे में आ गए उन सबको एरोप्लेन में बिठाकर जो है वो उड़ा दिया गया और उसके बाद धक्का दे दिया गया। अब जो मुस्लिम नहीं है उनके पास तो CAA का पैराशूट है कि वो तो उसे खोलेंगे और सेफली लैंड कर जाएंगे। वो ये बात कह देंगे कि झूठ बोल देंगे, ऑब्वियसली अपने आप को कौन चाहता है नागरिक ना बनना। वो ये कह देंगे कि हम भी जो है वो बांग्लादेश से आए, हम भी अफगानिस्तान से आए, और सरकार चूंकि उनसे कोई दस्तावेज मांग ही नहीं रही तो उनसे कहेंगी जो मोस्ट वेलकम। अब जो मुस्लिम होगा उसके पास क्या कोई दूसरा रास्ता होगा ही नहीं सिवाय इसके कि वो सेकंड क्लास सिटीजन बन जाए।
तो जिस तरह से आपने देखा कि प्रदर्शनकारी यहाँ पे जुटे हैं और उनका सिर्फ एक ही कहना है कि सरकार को एनआरसी के खिलाफ, जब एनआरसी देश भर में आती है उनका भी विरोध करेंगे और जो मौजूदा सीए कानून है उसका भी फिलहाल विरोध कर रहे हैं। लेकिन इनका मानना यह है कि जो ये कानून है कहीं ना कहीं एक विभाजनकारी कानून है, अराजकता फैलाने वाला कानून है। कैमरामैन गौरव के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीजेपी के तर्जुमान शहनवाज हुसैन ने लोगों से अपील की है कि वो अमन अमान को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को दुनिया की कोई ताकत मुल्क से निकाल नहीं सकती है। शहनवाज हुसैन ने आरजेडी को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन। सर, जिस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है और उसके बाद लोग सड़क पर हैं, लगातार आंदोलन है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी अपील है जो लोग सड़क पे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग मज़हब के नाम पे सताए गए हैं उनको नागरिकता देने वाला है। ये हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन किसी की भी नागरिकता छीनने वाला बिल नहीं है। लेकिन इस पर अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? किसी को भी अफवाह का शिकार नहीं होना चाहिए। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो हिंदुस्तान में ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको हिंदुस्तान से बाहर नहीं कर सकती। ये प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, सबने बहुत जिम्मेदारी से कहा है। इसलिए मेरी अपील है कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, हिंसा में शामिल मत होइए। ये आपके और देश के हित में नहीं है। लेकिन जो सड़क पे है वो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में है और इसको लगता है कि जो भ्रम है उसको आप लोग हटाने में आप नाकामयाब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको आप सफाई नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, अफवाह को साफ करने में वक्त लगता है। मैं न्यूज़ 18 के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कहाँ किसी की नागरिकता ली जा रही है। आप लोगों के लिए चुनौती नहीं है क्योंकि आप लोगों को समझाने में तो नाकाम हो रहे हैं, बल्कि आपके जो सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू हो या एलजेपी हो, वो भी कहीं ना कहीं जैसे एनआरसी को लेकर के तमाम सवाल आप लोगों पे खड़ा कर रहे हैं। जेडीयू ने और एलजेपी ने तो लोकसभा में भाषण दिया इस पर साथ में, और हमारा साथ दिया लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और वो पूरी तरह चर्चा के बाद उन्होंने इस पर वोट किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर तो न एलजेपी ने खिलाफ हमारे हैं, न जेडीयू हमारे खिलाफ। लेकिन जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को अगर क्लब ये राजनीतिक पार्टियां जो आपके सहयोगी हैं वो भी कर रहे हैं तो फिर तो कन्फ्यूजन होगा। देखिए, एनआरसी में भी किस बात का कन्फ्यूज़न है? जो हिंदुस्तानी नागरिक है वो यहीं रहेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। आप बिहार के वरिष्ठ नेता भी हैं, आरजेडी सड़कों पे है। देखिए, आरजेडी खुद ही एक्सपोज हो गई है। 19 तारीख को विपक्ष का बंद था, उसमें शामिल नहीं हुई क्योंकि इसको अलग दिखना था। अगर 19 को ये शामिल होते तो आरजेडी का नाम नहीं होता। तो ये कोई माइनॉरिटीज़ के लिए या मुस्लिम समाज के लिए बंद के लिए नहीं खड़े हैं। ये अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए आज इन्होंने अलग से एक रिस्पॉन्सर प्रोग्राम रखा है और आज जनता का उनको समर्थन भी नहीं मिला। तो ये थे सैयद शहनवाज हुसैन। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज और हंगामों के दरमियान इस कानून के हक में भी आवाजें बुलंद हो रही हैं। माहिरीन तालीम, रिसर्च स्कॉलरों और दानिश्वरों के एक ग्रुप ने शहरियत कानून की हिमायत की है। इस ग्रुप ने इस कानून की हिमायत में एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि उससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की सितम रसीदा अक़लियतों को हिंदुस्तान में पनाह देने का तवील मुद्दती मुतालबा पूरा हुआ है। 1950 के नेहरू लियाकत समझौते की नाकामी के बाद से कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम सियासी जमातें इन तीनों मुल्कों की जुल्म रसीदा अक़लियतों को हिंदुस्तान की शहरियत देने का मुतालबा करती रही है। बयान में मुल्की पार्लियामेंट और हुकूमत को इस इक़दाम के लिए मुबारकबाद दी गई है। इस कानून को आईन के मुताबिक बताया गया है। बयान में समाज के मुख्तलिफ तबकों से सब्र व तहम्मुल से काम लेने और फिरका वाराना प्रोपेगेंडा के जाल में नहीं फंसने को कहा गया है। मुल्क भर में शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ जारी एहतजाज पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद संगीन सवाल खड़े किए हैं।
अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ जारी एहतजाज से मुल्क की सालमियत को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुल्क भर में एनआरसी के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, उसके पीछे किसी गहरी साजिश भी कारफरमा हो सकती है। उन्होंने एमआईएम समेत कई मुस्लिम तंजीमों पर समाज में बदअमनी फैलाने का इल्जाम आयद किया है। के दिन जो हुआ है वह मुझे लगता है कि धर्म के नाम पे शर्मसार हुआ है, इसलिए कि आप नमाज पढ़ने गए हैं, आपके मौलवी यही सिखाते हैं क्या कि नमाज पढ़ने के बाद आप दंगा करिए, लोगों को मारिए, लोगों को पीटिए, यही धर्म आपका रह गया है क्या? तो मेरा कहना यह है कि इसके पीछे कोई न कोई ऐसी ताकत लगी हुई है जो इस कांड को करा रही है। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ बिहार में बंद मनाया जा रहा है। आरजेडी की जानिब से इस बंद की कॉल दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस ने इस बंद की तायीद की है। बंद को कामयाब बनाने के लिए आरजेडी ने अपनी ताकत झोंक दी है। पटना का आईटी गोलंबर डाक बंगला चौराहा जाम है। शहर के अलग अलग हिस्सों में आरजेडी कारकुन सड़कों पर उतर आए हैं। कई मकामात पर तोड़फोड़ की खबरें भी मिली है। भागलपुर में मुजाहिरीन ने ऑटो रिक्शा को नुकसान पहुंचाया। फुलवारी शरीफ में भी झड़प की खबर है। पटना में बिहार बंद का जबरदस्त असर देखने को मिला है। एहतजाज कर रहे सियासी लीडरों से सीएए और एनआरसी मामले पर बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। बिहार बंद को कामयाब बनाने के लिए आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ कांग्रेस के एमएलए शकील अहमद साहब हैं। शकील साहब बताएं, आप 19 तारीख वाले दिन भी जो है डक बंगला पर आए थे, आज भी मौजूद हैं बिहार बंद को लेकर। मुतालबा जो है जारी है, मुतालबा भी जारी है और हर तरह का बंद जनता आह्वान कर रही है, पार्टियां आह्वान कर रही हैं जो मोदी और शाह के इस जोड़ी को और उनके पॉलिसी को नापसंद करते हुए जहां भी है हम सब उसके साथ खड़े हैं। हमारे साथ साधु जी यहां पर मौजूद हैं। सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे की बुनियाद पे हम लोग आगे बढ़े हैं। क्या लगता है कि ये जो तहरीक है अवामी शक्ल अख्तियार कर गई है? देखिए, जितने भी हम लोग महागठबंधन के लोग हैं, ये जो डबल इंजन की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के तमाम जो दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अक़लियत के भाई हैं, जो हम लोग इस बार उसको 20 में सबक सिखाएंगे। जिस तरह झारखंड में भी रुझान आने दीजिए। मांग क्या है आज के बिहार बंद से, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी बिल आया है वो शीघ्र केंद्र सरकार वापस ले। तो कानून बन गया है? नहीं, कानून बना फिर भी वापस ले, नहीं तो फिर जिस तरह 2 अप्रैल को हम लोग बहुजन के लोग पूरे भारत में चक्का जाम करने का काम किए थे और सरकार को बताने का काम किए कि हम लोग के पास जो शक्ति है बहुजन का, वो शक्ति को कम नकारे नहीं तो फिर यदि लागू नहीं होता बिल को वापस लोग नहीं लेते हैं, फिर हम लोग 2 अप्रैल की जो तरह पूरे भारत में चक्का जाम करेंगे। बताएं, ये चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं लागू होने देंगे बिहार में, आप लोग किस हिसाब से इसको लेते हैं? नहीं, नीतीश जी की इस बात को ये तो बहुत क्लियर होना चाहिए ना। वो इस प्रदेश के मुखिया हैं, वो गैजेट ला करके इन चीज़ों को क्लियर करे, ऑफिशियली इस चीज़ को क्लियर करे ना। कहने से तो अभी इस प्रदेश की जनता और उनकी बातों को नहीं मानने वाली है। आप बताइए सर, क्या आज जो है आप लोग कर रहे हैं? हम लोग यही कर रहे हैं कि यहाँ पे जितनी समाज हमारी जुटी हुई है सब इसमें एक इंसान के रूप में है और हमें इंसानियत चाहिए। हमें छुआछूत फितना फसाद नहीं चाहिए, जात के नाम पे कोई बात नहीं चाहिए। अगर हक देना है तो सभी को दीजिए, वरना किसी को मत दीजिए। वैसे हम लोग खुद परेशान हैं, दूसरे को हम कहाँ से मदद कर सकते हैं। अगर यही चीज़ लागू होगा तो करोड़ों लोग इंडिया के अफेक्टेड होंगे। ये गरीब लोग अफेक्टेड होंगे, जो दलित हैं वो अफेक्टेड होंगे, जो बेघर है वो अफेक्टेड होंगे, जो बंजारा है वो कहाँ से पेपर लाएंगे वो अफेक्टेड होंगे, जो विदेश से वो आ रहे हैं उसको बोलेंगे दे आर नॉट हैविंग द नीड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हम बना के देंगे, और जो हम बरसों से यहाँ आ रहे हैं बोले आप बाहर चले जाइए। हम लोग का एक ही चीज़ है कि जब हिंदुस्तान की आवाम 1 अरब 30 करोड़ आवाम भूखहाल है, परेशान है, उसके पास रोजी रोटी नहीं है, तालीम नहीं है, उसको तो आप पूर्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि बाहर के 4 करोड़ 5 करोड़ हिंदू भाई को हम नागरिकता देंगे, तो ये हमारे हिंदुस्तान के ऊपर बोझ होगा। तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो कानून बना है सीएए को लेकर काफ़ी नाराज़गी है और एनआरसी को लेकर अंदेशे हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत बुनियादी सवाल को सामने रखे, बुनियादी मसले पर काम करे, न कि इस तरह के मामला जो है सामने लाए जाएँ। महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना।
हमारे नुमाइंदे महफूज आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महफूज, आरजेडी ने आज बिहार बंद की कॉल दी थी, कैसा असर बंद का दिखाई दे रहा है बिहार में? देखिए मुनज़्ज़ा, अगर आज बिहार बंद की बात करें तो बिहार बंद एक तरह से कामयाब रहा। पटना में देखें तो पटना का खास जो चौराहा है, डक बंगला चौराहा, पूरे तरीके से जाम रहा। बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में जो ज़िला हेड क्वार्टर है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से मुजाहरे किए गए। आरजेडी के साथ समाजी तंजीमों ने हिस्सा लिया, आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये बंद जो है आरजेडी ने ज़रूर बुलाया था, लेकिन आवामी सतह पे लोग जो है इस बंद में शिरकत किए। और ख़ास तौर से चूँकि CAA और NRC का जो मामला है, इस पर आम लोगों में गुस्सा है और जो भी तंजीम या जो भी पार्टी की तरफ से बंद बुलाया जा रहा उसमें आम लोगों की हिमायत मिल जा रही है। आपको ये भी बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ में आज 2 फिरके के बीच में कुछ झड़प भी हो गई, लड़ाई भी हो गई, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को चोटें आई है। कई लोग घायल हैं जिनको पटना के एम्स में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी हालात काबू में हैं। पुलिस के तमाम आला ऑफिसर अभी वहाँ पे मौजूद हैं। इमारती शरिया ने भी अपील किया है कि अफवाहों से बचें लोग और पुरअमन रहने की कोशिश करें। हालात हालांकि काबू में हैं। तो कुल मिला के अगर देखें जो बिहार का बंद रहा, यहाँ से एक मैसेज जो है सियासी तौर पर भी आरजेडी ने देने की कोशिश की। क्योंकि आइंदा साल बिहार का असेंबली इंतखाब है, तो अजीम इत्तेहाद जो इन्होंने बनाया है उसमें कांग्रेस पार्टी, रालोसपा के जो रालोसपा है और बाकी दूसरी पार्टियों के लीडर भी बंद में शरीक रहे और ये बताने की कोशिश की गई कि हम मुत्तहिद हैं। और आइंदा असेंबली इंतखाब में भी जो है कहीं ना कहीं उस हवाले से भी जो है बात आई, उस तस्वीरें भी जो है सामने रखी गई कि वहाँ पे भी जो है इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया जाए। तो कुल मिला के देखें कई जगहों पे बिहार के दूसरे ज़िलों से जो खबरें आ रही हैं, कई जगह आगजनी की खबरें हैं, कई जगह एहतजाज करते हुए लोगों ने गाड़ियों को तोड़ा, लोगों की कई जगह काफ़ी परेशानी भी हुई है। कहीं एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया। पटना से जो लोग बाहर जाना चाह रहे थे, आज बस स्टैंड में एक भी बस को खुलने नहीं दिया गया। उसी तरह स्टेशन पर लोग नहीं पहुंच पाए। तो कुल मिलाकर कहें तो लोगों की परेशानी भी आज के बंद से हुई है। लेकिन बंद को एक तरह से कहा जा सकता है कि पटना में अगर देखा जाए तो बंद एक तरह से कामयाब रहा है। जी मुनज्जा। बिल्कुल महफूज, जिस तरह से ओपोजिशन पार्टियां जो इत्तेहाद में आरजेडी और दीगर ओपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने बंद की कॉल तो दे दी, लेकिन बिहार सरकार ने पहले ही ये वाजे कर दिया था कि NRC बिहार में लागू नहीं होगा। उसके बाद भी क्यों इस मुद्दे को इतना ज़्यादा ओपोजिशन पार्टियां वहाँ पर जो है पुश कर रही है, इतना ज़्यादा उसको तूल दे रही हैं? देखिए मुनज्जा, काफ़ी अहम सवाल है ये। अपोजिशन पार्टी अब ये बताने की कोशिश कर रही है, चूँकि जिस तरह से JDU ने CAA के मामले पर पार्लियामेंट में हिमायत की थी और खुद वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि NRC बिहार में लागू नहीं करेंगे। अपोजिशन लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि कोई वज़ीर आला के ये अगर NRC लागू होता है तो ये वज़ीर आला के अख्तियार में नहीं होगा कि वो बिहार में उसको रोक सकें। जाहिर है जब ये मामला चूँकि लीगल हो जाता है और एक बार कानून बनता है तो सभी हर स्टेट को जो है उसको कहीं ना कहीं मानना होता है। ये ज़रूर चीफ मिनिस्टर अगर इसकी मुखालफत करेंगे तो ये ज़रूर हो सकता है कि वो अपने ऑफिसरों को कहें कि इस पर कोऑपरेट नहीं करो, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा उन्हें। तो ये अपोजिशन ये लोगों को बताने की कोशिश में है कि जो वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि NRC नहीं लागू करेंगे, वो एक बार फिर से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि NRC का मामला बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर ये चीज़ें सामने आती है तो स्टेट भी इसको लागू करने पर मजबूर होगी। तो अपोजिशन बिल्कुल क्लियर मैसेज देने की कोशिश जो है कर रहा और लोगों के बीच जो नाराज़गी है CAA और NRC के खदशात को लेकर जो ज़बरदस्त नाराज़गी है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि सियासी पार्टी हो या समाजी तंजीम या कोई भी तंजीम इस मुद्दे को लेकर अगर प्रोटेस्ट करना चाहती है, जुलूस निकलना चाहती है, तो अवामी सतह पे जो है उसको ज़बरदस्त हिमायत मिल रही है। जैसा कि आज बिहार बंद के मौके पर देखा, आरजेडी का ये कॉल था और कई तंजीमों ने इसमें शिरकत की जो कि कभी पहले बिहार बंद की जो कॉल दी गई थी उसको लोगों का और दीगर पार्टियों का जो है भरपूर साथ मिला और उसका असर भी साफ तौर पर बिहार में देखने को मिला है। महफूज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। सीनियर सहाफ़ी रवि ने भी इस कानून को जमहूरियत के खिलाफ करार दिया। उन्होंने शहरी तरमीमी कानून को मनसूख करने की मरकज़ से अपील की।
ये बड़ा अफसोस की बात है कि सीएए बारे में भारत में बहुत ट्रबल होता है। इंडिया में मुसलमान है, हिंदू है, जैन, बौद्ध, सिख और सारा लोग है। तो ये तो पुराना देश है। यही देश में मोटिवेटेड से ये सीएए कुछ तो लाया। ये तो अननेसेसरी टेंशन और अननेसेसरी वायलेंस तो देश में लाता है। ये तो बड़ा सोचने की बात है कि सरकार इसके पर सोचने का समझित नहीं। नाजरीन, उर्दू के जदीद फिक्शन निगारों में इंतजार हुसैन का नाम पूरे बरसगीर में बड़े एहतराम और अकीदत से लिया जाता है। आज उनका 94वां यौम पैदाइश है। इस मौके पर हम पेश कर रहे हैं उनके फ़न और शख्सियत के बारे में एक मुख्तसर मालूमाती रिपोर्ट। इंतजार हुसैन उर्दू अदब की वो अहम शख्सियत है जिनके बगैर जदीद उर्दू अफसाना निगारी के मंजरनामे का तसव्वुर महाल है। वो एक नॉवल निगार, अफसाना निगार, तनकीद निगार और अदबी कॉलम निगार थे। दुनिया भर में उन्हें इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता है। देखिए रिपोर्ट। इंतजार हुसैन की दुरुस्त तारीख पैदाइश मालूम नहीं, ताहम बाज तज़किरों के मुताबिक बावर किया जाता है कि वो 21 दिसंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में गुलावटी के डिबाई गांव में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम वहीं पाई। मेरठ यूनिवर्सिटी से बीए किया। तक़सीम वतन पर पाकिस्तान चले गए। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए करने के बाद वो सहाफत के शोबे से वाबस्ता हो गए। इसी दौरान अफसाने भी लिखने लगे थे। उनके अफसानों का पहला मजमुआ गली कूचे 1953 में शाया हुआ। रोजनामा मशरिक में तवील अरसे तक छपने वाले उनके कॉलम लाहौर नामा को बहुत शोहरत मिली। रेडियो के लिए ड्रामे भी लिखते रहे। अफसाना निगारी और नावल निगारी में इंतजार हुसैन को खास मुकाम हासिल है। अपने तवील अदबी सफर में इंतजार हुसैन ने 4 बेहतरीन नावल और अफसानों के 1 दर्जन से ज्यादा मजमूए उर्दू अदब को दिए। उन्होंने जल गर्जे के उन्वान से एक दास्तान और आप बीती की तर्ज पर 2 किताबें लिखी। इंतजार हुसैन के फन की दुनिया भर में पजीराई हुई। वो उर्दू के पहले अदीब थे जिनका नाम मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। हुकूमत फ्रांस ने उनको सितंबर 2014 में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अता किया। हिंदुस्तान में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप दी गई। 2 फरवरी 2016 को 92 साल की उम्र में मुख्तसर अलालत के बाद लाहौर के एक अस्पताल में इंतजार हुसैन का इंतकाल हो गया। उनका फन आज भी जिंदा है और उर्दू जुबान उन पर हमेशा नाज करती रहेगी। दिशा इस्मत दरी और कत्ल के मुलजमीन की लाशों का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है। 4 मुलजमीन पुलिस के हाथों एनकाउंटर में हलाक हो गए थे। हाईकोर्ट ने कहा है कि मुलजमीन की लाशों का फिर से पोस्टमार्टम एम्स के 3 सीनियर डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड के जरिए 23 दिसंबर को 5 बजे से पहले कराया जाए। मेडिकल बोर्ड कायम करने की प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है। दूसरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराने की भी हिदायत दी गई है। कोर्ट ने ऑर्डर्स ये पास किए कि एक दूसरा पोस्टमार्टम होगा, मगर ये पोस्टमार्टम दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का एक मेडिकल बोर्ड बैठाया जाएगा 3 डॉक्टर्स का। वो मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर्स यहाँ आकर एक इंडिपेंडेंट पोस्टमार्टम करेंगे। उसका सारा खर्चा स्टेट ऑफ तेलंगाना उठाएगा और वो पोस्टमार्टम, क्योंकि बॉडीज इस वक्त काफ़ी डिकम्पोज हो रही हैं, वो पोस्टमार्टम 23 दिसंबर 5 बजे तक ख़त्म होना है। उसकी इंडिपेंडेंट वीडियो रिकॉर्डिंग और पोस्टमार्टम रिपोर्ट रजिस्ट्रार तेलंगाना हाई कोर्ट को दी जाएगी। कोर्ट ने हमारी ये भी दलील मानी कि एविडेंस केवल पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी से नहीं मिलेगा, और भी बहुत प्रकार का एविडेंस है, जैसे बंदूकें हैं, फोरेंसिक्स हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो लॉग बुक्स है, रोजनामचा है, केस डायरी है, ये सब कुछ पुलिस के तेलंगाना पुलिस के कंट्रोल में है। तो हम लोगों को कैसे विश्वास होगा? तो इसलिए कोर्ट ने कहा है कि ये सारा मटेरियल इमीडिएटली एसआईटी सीज करेगी और जो फोरेंसिक एविडेंस है वो फोरेंसिक एग्जामिनेशन सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद करेगी, ना कि स्टेट लेबोरेटरी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।